आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का क्या अर्थ है और इसके संबंध में किन विद्वानों द्वारा कौन सी परिभाषाएं दी गई है। बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बैकग्राउंड को जान चुके हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां परिवर्तित हुई और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या परिवर्तन हुए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रही है। इन विषयों से संबंधित ई कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया गया है और आपको लिंक भेजे जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, जो कि डिटेल में बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं। बच्चे उन लेक्चर्स को सुनकर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज शीत युद्ध की। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो महाशक्तियाँ रह गई थी और इन दो महाशक्तियों के बीच में जो संबंध थे द्वितीय महायुद्ध के उपरांत, उनको अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में तनाव होने लगा, आपस में द्वेष, कटुता बढ़ने लगी। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का एक तरह से संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे की आलोचना करने में लग गई और अपनी अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करने के प्रति फोकस उनका बढ़ता गया। तो जो सारा विश्व था वो दो विरोधी गुटों में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग ग्रुप बन गए एक तरीके से। और इन दोनों ही ग्रुप्स ने इंटरनेशनल फोरम पर, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है, उस पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए और सारे विश्व में एक तरह से भय का, घृणा का, अविश्वास का और तनाव का वातावरण बन गया। पहले ही तो विश्व दो महायुद्धों की विभीषिकाओं को झेल चुका था और उसके बाद फिर से विश्व में एक बार संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। एक नए युग का आविर्भाव हुआ जिसे सशस्त्र शांति का युग भी कहा जा सकता है। तो कहा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगत था वह दो सुपर पावर्स के बीच का लड़ाई का एक तरह से अखाड़ा बन गया। तो शीत युद्ध, पहली बात तो बच्चों आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथ साथ कि शीत युद्ध एक तरह से वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ, एक तो उदारवादी लोकतंत्र है ना, जिसका समर्थक कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सोवियत संघ, जिसका समर्थक रहा। तो दोनों के बीच विचारधाराओं का मतभेद था। दूसरी तरफ यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, जिसके प्रवक्ता हंस जे मॉर्गेंथ्यू हैं, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण है जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में दो महाशक्तियां उदित हुई, अमेरिका और सोवियत संघ, जो विश्व के अधिकांश भाग में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी और उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। तो जो शीत युद्ध है वो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की विश्व राजनीति की वास्तविकता है जिसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे वैचारिक घृणा थी, अविश्वास था, एक दूसरे के प्रति जासूसी, सैनिक प्रतिस्पर्धा और एक प्रकार से यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होते हुए, है ना, आमने सामने की, भाई एक तरह तो हथियार से लड़ाई हो जाती जो आमने सामने होती है, ऐसा न होकर भी सदैव युद्ध सी परिस्थितियाँ बनी रहती थी। मतलब ऐसा लगता था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इसमें दोनों पक्ष
शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुता का भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को कमजोर किया जाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा था। ये मतलब एक तरह से मनुष्य के मनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, क्योंकि जो मानव का मस्तिष्क था वहाँ से काम हो रहा था, इसलिए इसे वॉर ऑफ नर्व्स भी कहा गया है, स्नायु युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि इसमें किसी मतलब वॉर फील्ड की तरह डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही थी, लेकिन तनाव की स्थिति सदा ही मौजूद थी। और एक तरह से ये वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा जा रहा था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया गया और दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। मतलब डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही थी, शस्त्रों का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा तनाव का माहौल था, ऐसा संघर्षपूर्ण माहौल था जिसमें सभी और निरंतर डर व्याप्त था कि कभी भी लड़ाई हो सकती है और सारा विश्व इन दोनों सुपर पावर्स की लड़ाई से प्रभावित था। तो वस्तुतः देखा जाए तो शीत युद्ध एक तरह का प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के विरुद्ध घृणा का, प्रचार का सहारा लेती थी। तो एक तरह से ये एक डिप्लोमेटिक वॉर थी, जिसमें कई बार ऐसा प्रयास किया गया कि जो एनिमी है, जो विरोधी है, उसको अकेला छोड़ दो, है ना, उसको अकेला छोड़ दो, उसकी स्थिति को निर्बल कर दो, उसको इतना कमज़ोर बना दो कि वह विश्व मानचित्र पर सुदृढ़ स्थिति उसकी नहीं रह पाए। तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास और जो एक तरह से डिप्लोमेटिक जो जोड़ तोड़ की जाती है ना, कमज़ोर करने के लिए एक दूसरे की स्थिति को, इस तरह के प्रयास निरंतर दोनों महाशक्तियों द्वारा किए जा रहे थे। और विचारधाराओं का संघर्ष तो था ही यह पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोध में। पूंजीवाद का समर्थक तो अमेरिका था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था, तो एक तरह से विचारधाराओं का संघर्ष भी था। तो शीत युद्ध को हमने अभी समझा इस तरह से कि किस तरह से यह दोनों महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक संघर्ष था और प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति न होते हुए भी सदा ही युद्ध की स्थितियाँ विद्यमान रहती थी और दोनों ही महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरोध में प्रचार प्रसार करके दोनों एक दूसरे की स्थिति को निर्बल करने का निरंतर प्रयास कर रही थी और एक तरह से संपूर्ण विश्व में संघर्ष का, आतंक का, भय का माहौल था। अब जो शीत युद्ध है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्षेत्र में। तो शीत युद्ध के बारे में बच्चों को निश्चित रूप से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और कई विद्वानों द्वारा इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कि आप बच्चों नोट भी कर सकते हैं, आप साथ साथ नोट भी करते जाएं इसको। डॉक्टर एम.एस. राजन ने जैसे शीत युद्ध के बारे में कहा है कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। एम.एस. राजन की यह परिभाषा थी और बच्चों आप नोट करते जाइए साथ में, और अगर साथ साथ नहीं भी नोट करते जा पा रहे हो आप तो आपको ई कंटेंट के रूप में ये मैटर सब अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप लोग बच्चे चिंता न करें और आपको अनुकूल परिस्थितियां होने पर, उपयुक्त परिस्थितियां होने पर
अगर मौका मिलता है तो आपको और व्यापक रूप से विस्तार से इसके बारे में समझा दिया जाएगा और हार्ड कॉपी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब शीत युद्ध के बारे में जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हम जानते हैं, देखते हैं क्या कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ये तो बच्चों कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। केपीएस मेनन कहते हैं कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुजुर्गवा जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वारसा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। जॉन फॉस्टर डलेस के शब्दों में भी शीत युद्ध को अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। ग्रीव्स के शब्दों में हम देखते हैं कि शीत युद्ध क्या है। ग्रीव्स ने क्या कहा है इस बारे में? परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। अब हम देखेंगे कि लुई हाले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री 1967 में उनकी किताब आई थी द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर या कोरिया हो अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध एक तरह से वास्तविक युद्ध नहीं था बल्कि युद्ध का वातावरण था। और नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था क्योंकि यह चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने एक अशिष्ट और असंभव आचरण को जन्म दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध एक तरह से प्रत्यक्ष युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण था। तो बच्चों, यह स्थिति और खराब होती है कि मान लीजिए आप घर में 2 सदस्य
या कहीं भी कॉलेज में आप बच्चों देखते हैं, या कहीं भी आप दो लोग अगर बात न करें तो एक तरह का साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हम लोगों के मन में रहता है। तो कई बार ये नहीं लगता है कि इससे अच्छा तो साफ बात कर ली जाए, ये बात करके समस्या को सुलझा लिया जाए। क्योंकि कोल्ड वॉर जो था वो सदा ही स्थिति बने रहती थी। तो तनाव इतना था कि भाई कई बार ऐसा लगा जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि दो अगर सदस्य बात नहीं करें परिवार में, या कहीं वर्क प्लेस पे कहीं बात नहीं करें, तो वह स्थिति और ख़राब होती है। क्योंकि वो रोज का तनाव हमारे मन में रहता है। तो हम सोचते हैं कि भाई क्या परेशानी है, इसको तो सीधे ही बात करके सुलझा ली जाए। तो जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी वो उसने सारे विश्व को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। तो शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं बल्कि दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। इसमें प्रचार का महत्व था, एक तरह से ये वैचारिक संघर्ष था। दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, जासूसी, सैनिक संधियों का निर्माण, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना, सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी रहती थी। दोनों के मध्य निरंतर तनावपूर्ण संबंध थे। तो एक तरह से ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था, और इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया था। तो शीत युद्ध में के जो दोनों जो महाशक्तियाँ थी दोनों ही डिस्टर्ब रहती थी, और अन्य देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों को आर्थिक सहायता दी गई, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी, मतलब इस तरह के कार्य किए गए जिसमें दोनों महाशक्तियों को लगता था कि हम अपनी अपनी स्थिति को अन्य की स्थिति से अधिक मजबूत बना लें। तो केवल यहाँ पे सीधा टकराव नहीं हो रहा था, लेकिन इनमें जो प्रतिस्पर्धा थी और चरम सीमा पे जो प्रतिस्पर्धा थी वह साफ रूप से दिखाई देती थी। तो शीत युद्ध की जो स्थिति थी वह वैचारिक संघर्ष के रूप में उसे हम मान सकते हैं, जिससे कि संपूर्ण विश्व में तनावपूर्ण वातावरण था। और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, और लंबे समय तक हम इसको जब आगे पढ़ेंगे, शीत युद्ध के क्या कारण रहे, शीत युद्ध की कौन कौन सी स्टेजेस रही, कब यह चरम पे था, कब इसमें कमी आई, कब इसका समापन हुआ, जैसे जैसे हम इसको ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे। पर आज मुख्य रूप से आपने यह जाना कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य का वैचारिक संघर्ष था, जिसने संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रखा था, और विश्व दो गुटों में विभक्त था।